नमस्कार। बीए पार्ट 2 राजस्थानी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के संबंध में हम अध्ययन कर रहे हैं राजियारा दूहा या राजियारा सोरठा का। कवि कृपाराम द्वारा रचित इस रचना में जैसे हम बार बार समझते या पढ़ते आ रहे हैं कि इसमें नीति की बातों का निदर्शन किया गया है। नीति की बातें कौन सी? कि वे सिद्धांत, वे बातें, वे व्यावहारिक तथ्य जो हमें अपने दैनिक जीवन में या तो करने चाहिए या तो नहीं करने चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि आजकल कई वस्तुएं बाजार में ऐसी आती है जिनके जब हम प्रयोग की बात करते हैं तब उसके साथ निदर्शन होता है, एक निर्देशन होता है और उसमें लिखा होता है डू एंड डोंट्स। आपको ये करना है इसका प्रयोग करते समय और आपको इसको प्रयोग करते समय इसका कार्य या ये नहीं करना है। यहां भी राजियारा सोरठा में भी अच्छी बातों को समझाया गया है कि आपको ये करना चाहिए। बुरी बातों को भी समझाया गया है कि आपको ये नहीं करना चाहिए। अब यह हमारी बुद्धि के ऊपर निर्भर करता है, हमारी विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि हम इसमें से किसे चुनते हैं। कहीं तो सीधे रूप में बुराई को अंकित कर दिया कि ये बुराई है, कहीं सीधे रूप में अच्छाई को अंकित कर दिया कि अच्छाई है, हमें ऐसा करना है या ऐसा करना अच्छा होता है या ऐसा करना बुरा होता है। और कहीं अर्थ में वह छुपाव है, वह छिपी हुई बात है जिसमें यह कहा जाता है कि आप ऐसा करें या न करें। यह आप जब उस बात को समझते हैं तब आपको करते हैं। या तो उसने अच्छाई को अंकित कर दिया या तो उसने बुराई को अंकित कर दिया और आप देखें कि उसमें से आप उस बात को, उस तथ्य को कितना समझ पाते। और जो प्रमुख आदर्श तत्व है, नीति की बातें हैं, उनका पूर्ण रूप से अंकन किया गया और वह पूर्ण रूप से अंकन ही अपने आप में एक नीति का निर्धारण कर देता है। और यही बात यहां समझाने का प्रयास कवि ने किया है। अलग अलग तथ्यों को, अलग अलग सिद्धांतों को, नीति के अलग अलग बातों को कवि ने अलग अलग दोहों के माध्यम से, जिन्हें सोरठा भी कहा गया है, ये सोरठीय दुहे हैं, दोहों का जो प्रकार है उसमें सोरठा है और ये जो राजियारा दूहा है ये सभी सोरठे हैं, इसलिए इनको राजियारा सोरठा भी कहा जाता है। हम पिछले 23 क्रम से इसका अध्ययन कर रहे हैं। आज हम इसके 24वें क्रम में प्रवेश कर रहे हैं और इस रूप में हम आज 141वां वाला दोहा देख रहे हैं। सब देखे संसार निपट करे गाहक नजर, जाने जाननहार रत्ना पारख राजिया। क्या होता है कि हम अपने दैनिक व्यवहार में किसी व्यक्ति, किसी स्थान, उसको देखने भर से ही उसके संबंध में हम अपना निर्णय या अपना मत या उसके संबंध में अपनी अवधारणा तय कर लेते हैं। और वह अवधारणा क्या होती है? या तो हम उसे पसंद करते हैं, या तो हमें वो अच्छा लगता है, या तो हमें बुरा लगता है, केवल देखने मात्र से। अभी तक हमने उसे व्यवहार नहीं किया, बात नहीं की, उस वस्तु को देखा नहीं, उस स्थान को नहीं देखा। और उस अवधारणा बन जाने के बाद हमारा जो क्रिया व्यवहार होता है वो हमारी उस अवधारणा पर ही आधारित होता है कि हमें उससे कैसा व्यवहार करना है। कई बार हम उस बाह्य वस्तु के बाह्य रूप को देखते हैं और यह निर्धारण कर देते हैं कि यह वस्तु तो बहुत अच्छी है, या तो हम यह निर्धारण कर देते हैं कि यह वस्तु व्यक्ति स्थान बहुत बुरा है, या तो यह वस्तु व्यक्ति स्थान बहुत अच्छा है। और उसी अवधारणा को लेकर हम अपने आगे का व्यवहार करते हैं। लेकिन यहां
कवि जो समझाना चाहता है कि हम प्रथम दृष्टि में जिस वस्तु को, और केवल हम ही नहीं, एक मानो एक उदाहरण दे रहा हूं, चौराहे पे एक बहुत अच्छी कलाकृति, चित्र कला का एक बहुत बड़ी एक नमूना रखा है, एक चित्र, एक पेंटिंग रखी गई है, बहुत सुंदर, ठीक है ना। अब उसे मान लो 100 जने देख के गए और सभी ने अपने अनुसार उसका निर्णय लिया। कोई कहता है, किसी पूछा जाए इसकी कीमत, हाँ भाई जैसे 200 रुपए का बोर्ड है, 200 रुपए का कलर लग गया, 200 रुपए मेहनत होगी, 600 रुपया। कोई और कीमत लगाएगा, कोई और कीमत लगाएगा, कोई और कीमत लगाएगा, लेकिन तभी उस कला का जानने वाला आता है और वो उसे लाखों रुपए देकर उस वस्तु को ले जाता है। तो जहां 100, 50, 200, 1000 रुपए उसकी कीमत हुई और वहीं एक व्यक्ति उसके लाखों रुपए देकर जाता है, क्यों देकर जाता है कि उसमें जो विशेषता है, उस वस्तु में, उस चित्र में जो आकर्षण है, उसमें जो गुण है, वो उस गुण को पहचानता है और इसलिए वो उसके लाखों रुपए देकर चला जाता है। तो उस वस्तु में जो विशेषता छुपी हुई थी, उसको पहचानने वाला कौन था? उसको पहचानने वाला वो पारखी व्यक्ति था। उस वस्तु को पहचानने वाला वो गुणी व्यक्ति था। तो ठीक उसी प्रकार हम किसी वस्तु को देखते हैं, हम किसी व्यक्ति को देखते हैं, तो उस व्यक्ति या वस्तु को देखने के बाद ही हम अगर उसको समझने वाले हैं, हमारी बुद्धि यदि विवेकपूर्ण है, न्याय संगत दृष्टिकोण को लेकर चलती है, तब तो हम उसका उचित मूल्यांकन कर पाते हैं। और अन्यथा हम उस वस्तु, उस व्यक्ति, उस स्थान का उचित मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं। तो यहां ने क्या कहा, जो मैंने आपको कहा, सभी स्थान पर सभी लोग उसको देख रहे, सभी वस्तु, सभी लोगों ने उसको देखा, सब देखे, संसार एक वस्तु पड़ी, उसी सभी लोग देख रहे हैं, संसार में जितने लोग हैं सब देखे। निपट करे गाहक नजर, लेकिन उसकी जो मूल्य है, उसके जो ग्राहक है, उसमें उसका जो गुण है, वो उसको पहचानने वाला ही पहचानता है। सब देखे संसार, निपट करे गाहक, लेकिन कुछ ही लोग, निपट बहुत ही थोड़े अल्प मात्रा में जो लोग होते हैं, वह ही उसका अच्छी तरह से मूल्यांकन कर सकते हैं, उसके महत्व का निर्धारण कर सकते हैं, उसकी अच्छाई या बुराई का निर्धारण कर सकते हैं, उसमें भलाई या बुराई क्या है उसका निर्धारण कर सकते हैं। क्यों? उसका कार्य बताया कवि ने, जाने जानन हार रत्ना पारख राजिया। जो जानने वाला है, उस वस्तु के जितने गुण हैं, उन वस्तु के जितने गुण हैं, उन वस्तु के गुणों को जानने वाला व्यक्ति ही उसके महत्व को जान सकता है कि हाँ इस वस्तु में यह गुण है, हाँ इस वस्तु में यह स्थिति है, हाँ इस वस्तु की यह विशेषता है। और तभी वो वस्तु की विशेषता, तभी उस वस्तु का महत्व निर्धारित होता है। तो बिना, जैसे एक रत्न है, जैसे मैंने आपको चित्र की बात, वैसे ही रत्न है। उस रत्न को कोई 100 रुपए मांग सकता है, कोई 1000 मांग सकता है, कोई लाख मांग सकता है, कोई उसका करोड़ों रुपया भी उसका मूल्य आ सकता है, निर्धारित कर सकता है, खरीद सकता है, या बेच सकता है, या बेचना है या खरीद कर सकता है। लेकिन वो 100 और करोड़ के बीच में जो अंतर है ना, वही उसके परख का अंतर है, वही उसके परख का अंतर है, वही उसकी बुद्धि का अंतर है। तो हम में भी, हम कई व्यक्तियों को देखते हैं, कई वस्तुओं को देखते हैं, उनके गुणों को भी देखते हैं, उनके व्यवहार को भी देखते हैं, लेकिन उनके गुणों के, उनके व्यवहार को जो समझने वाला व्यक्ति होता है, जिसके पास वो विवेक होता है, जो उस वस्तु में उस विशेषता को, जो उस व्यक्ति में उस विशेषता को निकाल सकता है, वही व्यक्ति असली पारखी होता है, असली जौहरी होता है, जो उस वस्तु में, उस स्थान में। अन्यथा बहुत से लोग तो बहुत तारीफ भी कर देते हैं कि वहां बहुत सुंदर, या उसकी बुराई भी कर देते हैं बहुत बेकार है।
लेकिन उसमें से जो विशेषता, उसमें जो तत्व है, उसमें जो अलौकिक तत्व है, उसमें जो गुण है, उन गुणों को बाहर निकालने वाला वह व्यक्ति होता है। वही व्यक्ति उस वस्तु, उस गुण की पहचान कर पाता है। और हम चाहें कि हमारे अंदर जो गुण हैं, उन गुणों को अच्छे व्यक्ति पहचाने, अच्छा व्यक्ति महत्व दें, तो हमें भी उन्हीं गुणों का समावेश करना चाहिए। क्योंकि गुणों की पहचान करना कोई बहुत आसान कार्य नहीं है। केवल पहचानने वाला जो व्यक्ति, मैंने आपको क्या कहा, केवल हमारी दृष्टि किस में रह जाती है? हमारी दृष्टि अटक जाती है उसके बाह्य सौंदर्य में, उसके रूप सौंदर्य में, उसके गुण में। जैसे मैंने आपको जैसे आप एक सोचेंगे, हमारे यहाँ राजस्थानी कहावत है कि रूप रूड़ा गुण बायरा रोही डेरा। बोल, रोहिड़े का फूल जो होता है ना, उसमें वो केवल सुंदर होता है, न उसमें गुण है, न उसमें विशेषता है। तो देखने वाला जो नहीं समझता वो तो कह रहे आहा कितना सुंदर फूल है, लेकिन उस सुंदर फूल में के उस सुंदरता के तेरे तो और कुछ भी नहीं। लेकिन हो सकता है कोई फूल हो, कोई वस्तु हो, कोई फल हो, जैसे आयुर्वेदिक दवाइयां होती है, कड़वी होती है, दिखने में भी अजीब सी होती है, लेकिन उस व्यक्ति, उस वस्तु में क्या गुण छुपा हुआ है, वो उस वस्तु को पहचानने वाला ही पहचानता है। और जो उसके महत्व को समझ पाता है, वही व्यक्ति उसके गुण को पहचान पाता है। अन्यथा दूसरा व्यक्ति उस गुण को, उस वस्तु को नहीं पहचान सकता। इसलिए हर व्यक्ति ही में वह क्षमता नहीं होती गुण को पहचाने। हम में, सब में उस किसी भी व्यक्ति के, किसी भी वस्तु के, किसी भी स्थान के गुण या उसके स्वरूप की विशेषताओं को पहचानने की क्षमता का विकास करना चाहिए। अन्यथा हम उसके बाह्य सौंदर्य, उसके बाह्य रूप, उसके बाह्य स्वरूप को देखकर ही प्रभावित हो जाते हैं और उसके मूल्य का निर्धारण कर लेते हैं, जो कि हमारा जो मूल्य सिद्धांत है या हमारी जो उस वस्तु का महत्व है, वो वस्तु का महत्व समाप्त हो जाता है। जैसे आपने कहा ना, एक दोहा है बिहारी का कि गांव वाले के पास इत्र को लेके गया और कहा इत्र देखो। उसने इत्र को अपने हाथ में लिया, चखा, हाँ बहुत मीठा, कह के सराह दिया, हाँ बहुत अच्छा है भाई, खा के देख लिया। लेकिन वो जो इत्र है, क्या वो इत्र खाने की वस्तु नहीं? खाकर तो उसने समाप्त कर दिया। तो उसे कहा है तू मूर्ख है जो तूने इस मूर्ख व्यक्ति को यह इत्र दिया। असली इत्र की पहचान करने वाला तो कोई दूसरा है, और वो उस इत्र की जो पहचान कर पाता है, वही व्यक्ति, वही जो लोग है, वही गुणी व्यक्ति महान है। हम में भी उसी गुण को पहचानना चाहिए। अन्यथा हम भी कई बार उस बाह्य सौंदर्य, उस बाह्य रूप को देखकर ठगे जा सकते हैं या उस वस्तु का मूल्य करने से चूक सकते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे 143। आपने एक कविता सुनी, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। हम जिस यात्रा पर जाना चाहते हैं, उस यात्रा पर जाने के पहले हमें उस मार्ग की बहुत अच्छी तरह से पहचान कर लेनी चाहिए। बटोही कहते हैं यात्री को, बाट कहते हैं रास्ते। हम अब कहने का अभिप्राय क्या, कि जो हम कार्य करना चाहते हैं, जिससे हम व्यवहार संबंध रखना चाहते हैं, उस कार्य का, उस व्यक्ति के, उस संबंध का
हमारे किए गए श्रम का क्या परिणाम होगा, उस परिणाम का हमें पूर्व अनुमान कर लेना चाहिए। यदि हमने उस कार्य के परिणाम का पूर्व अनुमान नहीं किया, हो सकता है हम हमारे कार्य में यथेष्ट सफलता प्राप्त न कर सकें। और अगर हमने उस कार्य की महत्व को, उसकी विशेषता को, उसके फल को बहुत अच्छी तरह से देखा और बहुत अच्छी तरह से देख के उसकी तरह कार्य किया, तो क्या होगा, जो हमें उसका परिणाम मिलेगा वो परिणाम न केवल महत्वपूर्ण होगा, बल्कि उसका जो फल है, उसका जो परिणाम है, वो चिरकाल तक प्रभावित करने वाला होगा। अन्यथा हम कोई भी कार्य कर लेते हैं जिसके लिए भी हमारा क्षुद्र स्वार्थ छुपा होता है, अल्पकालिक स्वार्थ होता है। हाँ, ये कर लेंगे तो ये मिल जाएगा, ये कर लेंगे तो ये हो जाएगा, लेकिन उससे हमें चिरकाल तक फायदा नहीं होता। कभी हम व्यक्तियों से, बहुत छोटे छोटे जो बहुत ही ओछे व्यक्ति होते हैं, उनसे हम संबंध स्थापित कर लेते हैं, उनसे व्यवहार स्थापित कर लेते हैं। उससे क्या होता है, उससे यह होता है कि हमारी प्रतिष्ठा भी चली जाती, और हमारी प्रतिष्ठा जाने के कारण वो जो कार्य होता है, वो कार्य तो हमारे हाथ से जाता ही है, उस कार्य में तो हमें यथेष्ट सफलता नहीं मिलती। लेकिन क्या होता है कि हमने जो श्रम किया, हमने जो समय दिया, वह बिल्कुल व्यर्थ चला गया। इसी रूप में यहां कवि ने इस बात को समझाया है कि समझण हार सुजान, नर मौसर चूके नहीं, अवसर रो औसान, रहे घना दिन राजिया। जो समझदार व्यक्ति होता है ना, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, जो विवेकशील व्यक्ति होता है, वो हर कार्य को करने से पहले, जो मैंने आपको कहा, उसके उचित अनुचित, उसके फल, उसके परिणाम को बहुत अच्छी तरह से देख परख लेता है, उसके बाद उस कार्य को क्रियान्वित करता है। तो समझण हार सुजान, और समय, सबसे बड़ी बात है समय, कि हमने जो कार्य किया उसका वह उचित समय पर था कि नहीं, उचित परिस्थिति के अनुसार था कि नहीं। अगर हमने उस कार्य को उचित परिस्थिति के अनुसार नहीं किया, तो हमने जो किया वह श्रम हमारा व्यर्थ गया। हमने जो उसमें पैसा लगाया, हमने जो अपनी क्रिया लगाई, हमने क्रिया शक्ति लगाई, वो व्यर्थ गई। इसलिए उचित अवसर पर उचित कार्य करने से हमें चूकना नहीं चाहिए। और अगर उचित समय पर हम उचित कार्य कर लेते हैं, तो वह कार्य और उस कार्य का परिणाम बहुत लंबे समय तक प्रभावी रहता है। कवि जो कहना चाहता है, एक तो हमें कार्य करने से पहले बहुत अच्छी तरह से देख विचार लेना चाहिए, सोच विचार लेना चाहिए कि ये कार्य करने से हमें कितना समाज के लिए, अपने लिए, दूसरों के लिए कितना हितकर है, और यदि हितकर नहीं है तो वो कार्य भी नहीं करना चाहिए। लेकिन उसने ये कहा, उसका उचित अवसर भी देखना चाहिए। क्या कहा, समझण हार सुजान, नर मौसर चूके नहीं, अवसर रो औसान, रहे घना दिन राजिया। जो समझदार लोग होते हैं, समझण हार सुजान, सुजान कहते हैं बहुत बुद्धिमान व्यक्ति। समझण हार सुजान, नर मौसर चूके नहीं, वो ऐसे नर जो होता है वो उस समय पर कार्य करने से चूकते नहीं। नर मौसर चूके नहीं, क्यों? क्योंकि अवसर रो औसान, जो अवसर पर किया गया कार्य, अवसर पर औसान, औसान का मतलब है एहसान। यहां एहसान से भी ज्यादा है उस कार्य के परिणाम का महत्व, उस कार्य के परिणाम का प्रभाव। और वो प्रभाव क्या रहे आगे, बिल्कुल इसका, अगर हमने उसका प्रभाव, उसका परिणाम को देखे, उसके महत्व को देखे, तो चौथे चरण में इस बात को स्पष्ट हो जाती है कि समझण हार सुजान, नर मौसर चूके नहीं, अवसर रो औसान, रहे घना दिन रात। बहुत उसका प्रभाव जो होता है, वो प्रभाव बहुत लंबे समय तक रहता है।
अर्थात उसके महत्व का जो प्रभाव है, वो उसका जो महत्व है, वो महत्व बहुत लंबे समय तक क्रियाशील रहता है, उसका महत्व बहुत लंबे समय तक प्रभावी रहता है। इसलिए हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो कि अल्पकालिक प्रभाव वाला हो या अल्पकाल में फल देने वाला हो। हमें हर कार्य को करने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि उसका परिणाम दीर्घजीवी हो, दीर्घ काल तक प्रभावशाली हो। हमें ऐसा ही कार्य करना चाहिए। आगे देखिए, यही ये गुण की महत्व की बात है, जो हमने कहा ना कि हम केवल बाह्य रूप को देखकर प्रभावित हो जाते हैं, और वह बाह्य रूप से जो हम प्रभावित होते हैं, वो जो हमारा प्रभाव है, वह प्रभाव चिरकाल तक नहीं रहता। जब उस व्यक्ति की, इस वस्तु की, उस कार्य की परिणाम की जब असलियत हमारे सामने आती है, तब हमें पश्चाताप होता है और हम दुखी भी हो जाते हैं। इसलिए जो समझदार व्यक्ति है, वो इस बाह्य चमक दमक, बाह्य सौंदर्य, उससे बचकर रहता है। अब ये वाला दोहा भी इसी के समझ का है। देखिए क्या कहा, कि जो समझदार व्यक्ति होता है, जो विवेकशील व्यक्ति होते हैं, जो न्यायप्रिय व्यक्ति होते हैं, वे क्या करते हैं, वो ये जानते हैं कि कौन सा हमारे लिए कार्य जो हम कर रहे हैं वो उपयुक्त है, कौन सा कार्य हमारे लिए अनुपयुक्त है, कौन सा व्यक्ति हमारे लिए उपयुक्त है, कौन सा व्यक्ति हमारे लिए अनुपयुक्त है। कई बार वो उसके चयन में गलती कर जाते हैं, तो उस गलती करने के कारण दुखी रहते हैं। लेकिन जो असली, जो गुणज्ञ व्यक्ति होता है, गुणग्राहक जो असली व्यक्ति होता है, वह गुणग्राहक क्या है, वह केवल बाह्य सौंदर्य से कभी भी प्रभावित नहीं होता। वह गुणग्राहक व्यक्ति केवल बाह्य सौंदर्य से प्रभावित नहीं होता, बाह्य दिखावे से प्रभावित नहीं होता। वह तो उस वस्तु के, उस व्यक्ति में जितने गुण हैं, उन गुणों को देखकर ही प्रभावित होता है। देखिए क्या था, समझहीन सरदार राजी चित क्यांसु रहे, भूम तना भरतार रीझे गुणसु राजिया। अब इस दोहे में हम इसके तीसरे चरण से अर्थ प्राप्त करते हैं। वापस बोलता हूं, समझहीन सरदार राजी चित क्यांसु रहे, ये दूसरा चरण हो गया। भूम तना भरतार रीझे गुणसु राजिया। अब जो हम तीसरा चरण है, वो तीसरा चरण क्या है, भूम तना भरता। भूम यानी भूमि, राज्य, तना का मतलब का के, तना तनी तणु का के की का, भरतार यानी स्वामी, मालिक, राजा। भूमि का स्वामी कौन होता है, भूमि का स्वामी मालिक, राजक होता है। पहले जिस समय ये रचना लिखी गई उस समय, तो इस पूरे राज्य का मालिक कौन होता है, उस पूर्ण राज्य का मालिक कौन होता है, राजा। भूम तना सरदार, उस एक राजा के लिए मूर्ख व्यक्ति हमेशा दुखदायी होता है, समझहीन व्यक्ति हमेशा लिए दुखदायी होता है, बुद्धिहीन व्यक्ति हमेशा दुखदायी होता है उसके लिए। हो सकता है वो उसके रूप सौंदर्य को लेकर कभी प्रभावित हुआ हो, उसे महत्व दिया हो, लेकिन वह महत्व ज्यादा समय तक, चिरकाल तक स्थायी नहीं रह सकता, क्योंकि वह उसकी असलियत जान जाता है। इसलिए वह उसको जो महत्व देता है, उसके लिए भी वह दुखी होता है। क्या कहा, भूम तना भरतार समझहीन सरदार राजी चित्त क्या सुन रहा है, वो खुश नहीं होता उसका। वो समझहीन सरदार, सरदार का मतलब जो सैनिक वगैरह हैं, उनके लिए कार्य करने वाला है, सैनिक है, सेनापति है, उनके लिए जो राजा चयन करता है, उसने कभी समझहीन व्यक्ति के, बुद्धिहीन व्यक्ति को चयन कर लिया उसका।
चयन करने के बाद जब उसके क्रियाकलाप देखे तो वो राजा क्या हो जाता है, राजी चित्त क्या सूर है। उसका चित्त जो है ना वो राजी नहीं होता। कैसे हो सकता उसका चित्त राजी? क्यों? क्योंकि उसने ऐसे व्यक्ति का चयन कर लिया जिसका क्रियाकलाप न्यायोचित नहीं, जिसका क्रियाकलाप विवेकपूर्ण नहीं है, जिसका फैसला उचित नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को देखकर वह राजा दुखी होता है। राजा किससे प्रसन्न होता है? चाहे व्यक्ति कितना भी दुर्बल हो, कितना भी बदसूरत हो, कितना ही कुरूप हो, लेकिन यदि वह गुणों से, सद्गुणों से युक्त हो तो वह उससे प्रसन्न रहता है, वह उससे रीझ जाता है, उससे प्रभावित होता है। रीझ है गुण सु राजिया। तो अब कहने का क्या मतलब है? दूसरा व्यक्ति जो अधिकारी है, जो राजा है, जो शासक है, वह व्यक्ति के बाह्य सौंदर्य से प्रभावित नहीं होता, बल्कि वह किससे प्रभावित होता है? वह उसकी क्रिया से, वह उसके कार्य कुशलता से प्रभावित होता है, वह उसकी बुद्धि से प्रसन्न होता है, वह उसके बाह्य सौंदर्य से प्रभावित नहीं होता, बाहरी सौंदर्य से प्रभावित नहीं होता। और अगर हम भी यह चाहते हैं कि दूसरे लोग हमसे प्रभावित हों, हमें पसंद करें, हमें अच्छा कहें, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें भी उन सद्गुणों का विकास करना चाहिए, उन सद्गुणों को आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे दूसरे लोग हमें देखकर प्रभावित हो जाएं। धन्यवाद। आज इतना ही।